नमस्कार। आरआरसी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं शीतल ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। गुटखा तस्कर गुलशन का जुर्म छिपाने की बड़ी कोशिश। गुटखे का बड़ा माल पकड़े जाने पर भी क्यों नहीं हो रही मकोका की कार्रवाई। दलित को भूमिहीन परिवारों की जमीन पर केंद्रीय विद्यालय का होगा निर्माण। घरकुल की जमीन केंद्रीय विद्यालय को देने का नागरिकों का विरोध। पानी रोकने के लिए लगाए गए स्पीड ब्रेकर से एक युवक की मौत। शहर के ज्योति नगर में बंद रेलवे मोरी का मुद्दा फिर आया एक बार सामने। वाशिम से सीधा मुंबई जाना अब हुआ आसान। नांदेड़ मुंबई रेलवे को सांसद ने दिखाई हरी झंडी। सनशाइन किड्स का शानदार उद्घाटन। छात्रों का तिलक लगाकर व चॉकलेट देकर किया गया स्वागत। अब समाचार विस्तार से। अकोला के सिंधी कैंप इलाके में गुलशन नाम के एक व्यापारी के घर पर गुटखा पकड़ने की कार्रवाई की गई। गुलशन पहले भी गुटखा कार्रवाई में पकड़ा गया था, इसीलिए यह मकोका के लिए फिट केस है। बावजूद इसके जांच एजेंसी गुलशन के अलावा किसी और की तलाश कर रही है। इससे किसके फायदे हो रहे हैं, यह सवाल निर्माण हो रहा है। जहां राज्य में गुटखा बैन की धज्जियां उड़ रही है, वहीं अकोला शहर से एक बहुत ही सनसनीखेज और संदिग्ध मामला सामने आया है। जांच एजेंसियों ने शहर के सिंधी कैंप इलाके में गुलशन नाम के एक बड़े गुटखा व्यापारी के यहां छापा मारकर गुटखा का बड़ा स्टॉक जब्त किया है। हालांकि इस कार्रवाई के बाद पक्की जानकारी है कि गुटखा माफिया गुलशन के जुर्म को छिपाने और उसे कानून के शिकंजे से बचाने के लिए पर्दे के पीछे बड़े पैमाने पर हलचल चल रही है। संदिग्ध आरोपी गुलशन एक रेगुलर गुटखा तस्कर है और उसके खिलाफ पहले भी गुटखा स्टोर करने और बेचने के गंभीर मामले दर्ज है। कानूनी नियमों के मुताबिक ऐसे गंभीर अपराधों में बार बार शामिल होने वाले अपराधी के खिलाफ मकोका के तहत कार्रवाई करना बहुत जरूरी है और इस अपराध को मकोका के लिए फिट केस माना जा रहा है। हालांकि हैरानी की बात यह है कि जांच एजेंसियां मुख्य मास्टरमाइंड गुलशन के अलावा उसके दूसरे छोटे साथियों या किसी और व्यक्ति की तलाश का दिखावा कर रही है। जांच एजेंसियों ने सुबह ही इस बैन गुटखे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी। हालांकि ऐसी कार्रवाई के लिए फूड एंड ड्रग प्रशासन के अधिकारी जो मुख्य रूप से जिम्मेदार है, उन्होंने अभी तक इस पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया। फूड एंड ड्रग प्रशासन के अधिकारी इस पूरे मामले से क्यों भाग रहे हैं, यह एक संतप्त सवाल अब उठ रहा है। अकोला जिला प्रशासन गुर्दी के दलित, पिछड़े वर्ग और भूमिहीन लोगों की जमीन पर उनकी मंजूरी के बिना केंद्रीय विद्यालय बनाने की योजना बना रहा है। इस गलत फैसले से 137 गरीब परिवारों के रहने की जगह का सवाल खड़ा हो गया है और गुर्दी के लोगों ने जिलाधिकारी को निवेदन देते हुए चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने यह एग्रीमेंट रद्द नहीं किया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। गुर्दी के लोगों द्वारा दिए गए निवेदन के अनुसार ये सभी परिवार 50 साल से ज्यादा समय से इस परिसर में बहुत ही खराब और आर्थिक रूप से कमजोर हालात में मजदूरी करके रह रहे हैं। इन भूमिहीन परिवारों को इज्जत से रहने और उनके हक का घर दिलाने के लिए सरकार ने मौजे गुर्दी में गट नंबर और सब डिवीजन 133 अबक में 30.50 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की थी। इस जमीन पर 137 परिवारों को प्लॉट दिए गए थे। इसके लिए नागरिकों ने आवश्यक शासकीय शुल्क भी अदा किया था, जिसकी रसीदें और पोजेशन लेटर आज भी इन नागरिकों के पास सुरक्षित है। प्लॉट देने और पोजेशन देने के बाद प्रशासन ने आज तक इस इलाके में सड़क, स्ट्रीट लाइट, बिजली या पानी जैसी कोई सुविधा नहीं दी है। बार बार मांग करने के बावजूद लेआउट फाइनल नहीं किया गया है। एक तरफ जहां हक की जमीन पर घर बनाने की सुविधाएं नहीं दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ नागरिकों को दी गई जमीन पर प्रशासकीय स्तर पर इस जमीन को गैर कानूनी तरीकों से केंद्रीय विद्यालय को देने की कोशिशें हो रही है।
यह आरोप स्थानीय लोगों ने लगाया है। तो गुर्दी में एक जगह है रेलवे स्टेशन के रेलवे गेट के पास, जो लोगों को 1994 में लगभग घरकुल के लिए दी गई थी, लेकिन अभी की जो सूत्रों से मिली जानकारी, वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय बनाया जा रहा है, वो जगह उनको दी जा रही है। इसको लेकर सबसे पहले आरआरसी ने इस पर प्रकाश डाला था, पूरी तहकीकात की थी, तो लगभग 140 के लगभग लोग हैं जिनको वो प्लॉट दिए गए थे, लेकिन उन्हें कभी वो मिले ही नाही। किती वर्ष झाले तुमच्या आता हे सगळं तुम्हाला आतापर्यंत भेटलेलं नाही? किती वर्ष झाले? लय वर्ष झाले, 35 वर्ष होता. कशी सुरुवात झाली होती? तुम्ही पैसे वगैरे भरले होते? हो, 150 रुपये भरले होते आम्ही. 150 रुपये भरले होते. पण पावत्या मिळालेल्या आहे आम्हाला. आम्ही पावत्या पण सोबत आणलेल्या आहेत. आणि आम्हाला काहीच भेटलं नाही. तिथं काहीच सुविधा नव्हती म्हणून आम्ही काही तिथं राहायला गेलोच नाही. रस्ता नाही, पाणी नाही, लाईट नाही, काहीच नाही. वाट त्याईनं आम्हाला दिली बी नाहीत ना, दिली की बा हा पलट तुमचा आहे की तो पलट तुमचा आहे. मग कसं काय मी राहायला जायचं? आम्हाला जर मापून देत होते ते, तर तेव्हाच आम्ही जात होतो की नाही. मग त्यामुळे काही आम्ही गेलो नाही तिथं. इतके वर्ष झाले मग आता त्याईनं जर दिलं आम्हाला वाटून, तर आम्ही जाऊ शकतो. वस्ती होऊ शकते तरी. हां, किती वर्ष झाल्यास तर आम्हाला काहीच भेटलं नाही. आहे बा हे प्लॉट तुम्हाला दिले पावत्या दिल्या, पण आम्हाला कोणता तुमचा आहे हे काही त्यानं सांगितलं नाही. म्हणजे तुमचा हा मापून लेआउट नाही, काही नाही. 1994 मध्ये ते जे प्लॉट मंजूर झाले होते, त्या प्लॉटाचा अजून लेआउट झालेलं नाही. लेआउट झाले नसल्यामुळे तिथं कोणती सुखसुविधा नाही, पाणी नाही, लाईट नाही, रस्ते नाही आणि कोणत्या स्वच्छतेच्या सुविधा नाही, नाल्या नाहीत. कसं राहायला जावं तिथं मग? आणि ते लेआउट न झाल्यामुळे कोणता प्लॉट कोणाचा आहे, कुठं राहायचं, कुठं बांधायचं. आज जर बांधलं एखादं झोपळं, उद्या जर काही आलं टाका मोडून, मग आणखीन कुठून आणावं? यासाठी ह्या लोकांनी आजपर्यंत ते काही बांधलं नाही. जोपर्यंत आता लेआउट करून देईल सरकार, त्यावेळेस लेआउटनुसार ते प्रत्येकाला किती बाय कितीचा प्लॉट आहे त्यानुसार ते बांधतील. सध्या कोणकोणत्या मागण्या आहेत तुमच्या? आता तुम्ही जे निवेदन देणार आहेत, काय काय मागण्या आहेत त्यामध्ये? आताच्या जे मागण्या आहेत की हे लेआउट करून देणे, त्या जागेचं लेआउट करून देणे, तिथं आखणी करून देणे, रस्ते, तिथं आणखीन लाईटाची व्यवस्था करून दिली तर तिथं लोक म्हणजे सगळ्या सुविधा तुम्हाला उपलब्ध करून दिल्या पाहिजे. पण आता तिथं केंद्रीय विद्यालय बनणार आहे, याबद्दल काय म्हणणं आहे तुमचं? सगळं केंद्रीय विद्यालयासाठी इथं आगरकर विद्यालयामध्ये अगोदर त्यांचं झालेलं आहे ना, मग ते सोडून इकडे कसे काय येऊन राहिले? हे शहरात आहे, ते तो ग्रामीण भाग आहे. तो जो आहे, आम्ही ज्या ठिकाणी जे 1994 पासून जे मागून राहिलो जे आहे तो ग्रामीण भाग आहे. हे आणि केंद्रीय विद्यालय होणार हे शहरातलं ते आगरकर विद्यालयामध्ये आहे ना त्यांचं. ज्योति नगर रेलवे लाइन के बाजू पानी रोकने के लिए लगाए गए खराब स्पीड ब्रेकर की वजह से अनिकेत गजबिये नाम के एक युवक की एक भयानक दुर्घटना में मौत हो गई है, जिसमें वह अपने 2 व्हीलर से गिर गया। इस घटना से इलाके में तीव्र रोष निर्माण हुआ है और लोग गुस्से में यह सवाल पूछ रहे हैं कि अनिकेत की मौत का जिम्मेदार कौन है। महापालिका इस परिसर में जमा पानी को निकालने में नाकाम रही है और इतना ही नहीं, इस इलाके में बड़ी संख्या में पानी जमा हो गया है। वहीं सेंट्रल रेलवे ने इस इलाके में पानी के प्राकृतिक सोर्स को रोक दिया है। यह एक गंभीर मामला है और अगर इसकी वजह से लोगों की मौत हो रही है तो यह पूछा जा रहा है कि क्या रेलवे और महापालिका का स्वास्थ्य विभाग सो रहा है। ज्योति नगर के जठारपेट इलाके में पानी की ठीक से निकासी नहीं हो रही है, इसलिए स्थानीय लोगों ने पानी को सड़क या बस्ती में घुसने से रोकने के लिए यहाँ स्पीड ब्रेकर बनाया था, लेकिन यही स्पीड ब्रेकर 2 पहिया वाहन चलाने वालों के लिए घातक साबित हुआ। जब अनिकेत जंजाल अपनी 2 पहिया वाहन से जा रहा था तो उसकी 2 पहिया इस बड़े स्पीड ब्रेकर से बहुत तेज रफ्तार से टकरा गई। स्पीड कंट्रोल न होने की वजह से अनिकेत 2 पहिया वाहन से गिर गया। उसके सिर पर गंभीर चोट लगी और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दोपहर 2:30 बजे के करीब अनिकेत नाम का लड़का इसी रास्ते से जाता है और गाड़ी पर से उसका संतुलन थोड़ा सा बिगड़ जाता है और गाड़ी यहाँ पर टकराती है। ये देखिए, यहाँ पर ये उखड़ा हुआ सा जो नज़र आ रहा है, यहाँ टकराती है
वो गाड़ी कंट्रोल करने की कोशिश करता है और कम करने की चक्कर में एक्सीलेटर जो है वो बढ़ जाता है और गाड़ी सीधा यहाँ से होते हुए वो जो आपको ब्रेकर दिख रहा है ऊंचा जो धापा बनाया गया है, एक्चुअली नाली है यहाँ पर और पानी लोगों के घरों में जाता है, इस वजह से इसको ये बनाया गया था। और यहाँ से गाड़ी जब असंतुलित होकर जाती है तो सीधा वो दीवार से जाकर टकराया और जहाँ पर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ, जो प्रत्यक्षदर्शी यहाँ पे थे, जिन्होंने ये पूरी घटना अपनी आंखों के सामने ये दर्दनाक वाकया देखा है, हम उन्हीं से बात करते हैं। काय झालं होतं? काल तो गाडी घेऊन आला होता, त्याला कल्ला केला की बाबू आरामानं चालव, तर तो मला पाहिलं आणि मग त्याने आरामशीर घेतली. जशी आरामशीर घेतली तिथं ठोस लागली समोर. मग असा करत करत तो असं ते वाढवत गेला की त्याच्याकडून काही समजलं नाही, मलाही काही समजेना. तर तो असं करत गेला ते पूर्ण अशी गाडी उलटी झाली एकदम, ह्याच्यावर कुदलीच. मग जशी कुदली तर ह्या भीतीला त्याने धडक खाल्ली. धडक खाल्ल्यावर एकदम खाली गेला. खाली गेल्यावर ते गाडीचंही मुंडकं त्याच्यावर पडलं, ते गाडी दुसऱ्या तिकून अर्धी इकून जाग्यावरच हे झाला. त्याला आवरलं, त्याच्यातून कोणच काही म्हणतात काही केलं नाही, तो स्वतः पडला. मग पाळल्यावर हे लोक आले बाहेर, या बाईनं कल्ला केला, हे दोघी जणी आल्या, याईनं पाहिलं कल्ला केला एकदम जोरात की घाबरल्या की काय झालं हे, असं धावा 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 कल्ला केला. पोलीस सरे मग धावली, पोरं एकही नव्हते घरी, पोलीस सरे आपल्या आपल्या कामावर होते. तुम्ही पण बघितली घटना, हो, काय झालं होतं सरे नेमकं? आम्ही बघितली. इथं तो पडला तर आम्ही त्याला पाहिलं, आमच्या मुलांना गाडी उचलली, त्याला बाजूला सरकवलं, त्याची दवाखान्यात न्यायची व्यवस्था केली. ते त्याचं पाहून आम्हीच घाबरलो, म्हणजे आम्हाला काहीच समजे नाही की काय करा कसं करा म्हणून. म्हणजे सरळ आहे की त्याचं गाडीवरचं नियंत्रण सुटलं आणि चुकीनं तो ॲक्सिलेटर कमी होण्याऐवजी तो ॲक्सिलेटर जास्त झाला आणि इकडून गाडी येताना गाडीनी जंप घेतला आणि इथं भिंतीजवळची दुसरी गाडी होती, त्या गाडीवरती गाडी आदळली आणि त्याचा करुण अंत झाला. दर्शकों, ये वही गाड़ी है जिस पर अनिकेत गजभिये आ रहा था. आप देख सकते हैं पूरे हालात कैसे हो चुके हैं इसके, ये पूरी तरह से गिर चुकी है. और ये गाड़ी जिस दीवार से अनिकेत टकराया वहाँ पर खड़ी थी और ये गाड़ी पहले इस गाड़ी पर आई. इस गाड़ी की भी हालत आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह से बैंड हो चुका है. यानी कितनी ज़ोरदार टक्कर होगी कि ये पूरा हैंडल ही टेढ़ा हो गया है और इसी टक्कर में वो जाकर यहाँ पर पूरा गिरा. ये देखिए आप, पूरा का पूरा इधर से टूट गया है ये पूरा का पूरा. इस हादसे ने इलाके में पानी भरने की पुरानी समस्या को फिर से सामने ला दिया है. ज्योति नगर रेलवे लाइन के पास रेलवे पुलिया से पानी निकालने और उसे हमेशा के लिए साफ करने की जिम्मेदारी असल में किसकी है, रेलवे प्रशासन की या महापालिका की? इन दोनों सिस्टम के बीच अंदरूनी झगड़ों और लापरवाही की वजह से हर साल मानसून या किसी और समय यहाँ पानी जमा हो जाता है. इसके हल्के तौर पर सड़क के नियमों को तोड़कर बनाए गए स्पीड ब्रेकर अब लोगों की जान ले रहे हैं. यहाँ बड़ी मात्रा में पानी का जमाव भी हो गया है और इसे हटाने की जरूरत है. इतना ही नहीं, स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि रेलवे द्वारा जिन बंद मोरियों से पानी बहता है उन्हें खोला जाए. दर्शकों, अनिकेत अपनी माँ का एकलौता सहारा था. महज 21 वर्ष की उम्र में वो सबको छोड़कर चला गया. पीछे उसके सिर्फ 3 बहनें हैं जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं. अनिकेत को पिताजी नहीं थे, वही एकलौता माँ का सहारा था जो अब इस दुनिया में नहीं है. नांदेड़ से मुंबई डायरेक्ट रेलवे सेवा आज से वाशिम से शुरू हो गई है. सांसद संजय देशमुख ने वाशिम रेलवे स्टेशन पर हरी झंडी दिखाने के बाद रेलवे ने अपना सफर शुरू किया. साथ ही सांसद देशमुख शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होने के बाद पहली बार वाशिम आए थे, जिसके चलते रेलवे स्टेशन एरिया में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी. मराठवाड़ा और विदर्भ के यात्रियों के लिए अत्यंत जरूरी नई नांदेड़ मुंबई रेलवे सेवा आज शुरू हो गई है और सांसद संजय देशमुख ने वाशिम रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई. सांसद संजय देशमुख शिंदे गुट में शामिल होने के बाद पहली बार वाशिम में आए थे. रेलवे स्टेशन एरिया में बैंड लगाकर उनका स्वागत भी किया गया. किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए पुलिस ने रेलवे स्टेशन एरिया में भारी पुलिस तैनात की थी. इस समय शिंदे सेना के शिव सैनिक भी बड़ी संख्या में मौजूद थे. यह ट्रेन नंबर 17665 हर सोमवार और बुधवार को नांदेड़ से मुंबई के लिए चलेगी और वापसी में ट्रेन नंबर 17666 मंगलवार और गुरुवार को मुंबई से नांदेड़ वापस आएगी. इस ट्रेन से नांदेड़, हिंगोली, वाशिम और अकोला जिलों के यात्रियों को मुंबई से सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलेगी और पढ़ाई, नौकरी, बिजनेस और इलाज के लिए यात्रा करना ज़्यादा आसान हो जाएगा.
अगर आप जिंदगी में अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो तो पढ़ाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा प्रतिपादन पंकज देशमुख ने किया। गायत्री नगर परिसर में सनशाइन किड्स कॉन्वेंट के उद्घाटन के अवसर पर वह बोल रहे थे। मातोश्री इंदुमती देशमुख के शुभ हाथों सनशाइन किड्स कॉन्वेंट का उद्घाटन किया गया। अगर आप जिंदगी में अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो तो कड़ी मेहनत से पढ़ाई के अलावा कोई पर्याय नहीं है, ऐसा प्रतिपादन समर्थ शिक्षण प्रसारक मंडल अकोला के सचिव माननीय पंकज देशमुख ने किया। वे संस्था द्वारा गायत्री नगर इलाके में नए शुरू किए गए सनशाइन किड्स कॉन्वेंट के उद्घाटन पर बोल रहे थे। कार्यक्रम में मातोश्री इंदुमती देशमुख मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थी, जबकि संस्था के पूर्व अध्यक्ष सिद्धेश्वर देशमुख अन्य मान्यवर अतिथि के तौर पर मौजूद थे। कार्यक्रम की प्रतिमा पूजन और दीप जलाने से हुई। संस्था की तरफ से मौजूद सभी अतिथियों का गुलाब के पौधे देकर स्वागत किया गया। नए एडमिशन लेने वाले बच्चों का स्वागत प्रवेश द्वार पर तिलक लगाकर और उन्हें चॉकलेट देकर किया गया। इस मौके पर कॉन्वेंट के प्रवेश द्वार को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया था। इस मौके पर संस्था के पूर्व अध्यक्ष सिद्धेश्वर देशमुख ने भी उपस्थित छात्रों को मार्गदर्शन किया। सनशाइन किड्स कॉन्वेंट का उद्घाटन रिबन काटकर मातोश्री इंदुमती देशमुख ने किया। मां गायत्री प्राइमरी मराठी स्कूल के छात्रों को यूनिफॉर्म भी मातोश्री इंदुमती देशमुख ने बांटी। सनशाइन किड्स में एडमिशन लेने वाले बच्चे नए खिलौने और टिफिन खाने के लिए बेंच कुर्सियां देखकर खुश हो गए। स्कूल के मुख्याध्यापक संदीप वाघ और मुख्याध्यापक सुनील चौहान के मार्गदर्शन में सहायक शिक्षक रामेश्वर बुंदेले, चंदा रोकड़े, मीना काटे, वर्षा हिवराले, वैशाली इंगले, उज्ज्वला सोलंके, कीर्ति पोके के साथ साथ अन्य शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी चंद्रन नील देशमुख, योगेश लंगोटे, रंजीत ठाकुर आदि ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत मेहनत की। की तुम्ही जेवढेही विद्यार्थी आहे प्रत्येकाने आपल्या अभ्यासक्रम मध्ये इंटरेस्ट घेऊन जर अभ्यास केला तर तुम्हाला कोणी अडवू शकणार नाही खूप मोठा बनायचा। प्रत्येकाला काही ना काही व्हायचं असते, है ना? प्रत्येकाला काही एम असणार, काही अम्बिशन असणार, तर ते तुम्हाला पूर्ण करायसाठी तुम्हाला प्रत्येकाला आपला जो अभ्यासक्रम आहे तो रुची ठेवावा लागेल, है ना? कोणाला इंजिनियर बनायचं, कोण आहे त्यांना इंजिनियर बनायचं, कोणीच नाही डॉक्टर कोणाला बनायचं, कोणाला क्रिकेटर बनायचं आहे, सगळे क्रिकेटर आहे। मग आता जर सगळे क्रिकेटर राहणार तर इथे आपल्याला लवकर अकॅडमी टाकावं लागणार, है ना? आता तुमच्या स्पोर्ट्स पिरियडमध्ये आपण मग नक्कीच क्रिकेटचं प्रयोजन करू। रोज सगळे क्रिकेट खेळतात। मुलींना कुठला स्पोर्ट्स आहे किंवा कोणाला इंजिनियर बनायचं आहे, कोणाला फॅशन डिझायनर बनायचं आहे, काय आपले एम काय आहे, गोष्टी कराव्या लागते, है ना? तर प्रत्येकाने जे पण ज्यांना आयुष्यात करायचं आहे त्याच्यासाठी पूर्ण मेहनत श्रम हे लावायचं आहे, ठीक आहे ना? आणि इथून आता आपण आपल्या अभ्यासक्रमाला नवीन सुरुवात करतो आहे। आपण इंग्लिश मीडियम स्कूल्स करायचं आणि जे आपल्याला व्हायचं आहे त्याच्यात तुम्हाला स्कूल नेहमी पाठीशी राहील। थँक्यू। आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आपल्या संस्थेचे सचिव पंकजदादा देशमुख, आपल्याला विशेष करून असलेल्या वंदनीय आई साहेब, प्राथमिक आणि माध्यमिक दोन्ही शाळेचे मुख्याध्यापक चव्हाण सर, वाघ सर, सर्व शिक्षक वृंद, पालक आणि विद्यार्थ्यांनी समर्थ शिक्षण प्रसारक मंडळ या संस्थेद्वारा गेल्या 28 वर्षापासून आपण या शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये काम करत आहोत। विशेष करून या संस्थेचं वैशिष्ट्य असं आहे की कोण न ठेवता या उपेक्षित वर्गाला शिक्षण मिळालं पाहिजे आणि त्याच्यामधून चांगले संस्कारक्षम पिढी विद्यार्थी घडले पाहिजे, हा या संस्थेचा मुख्य उद्देश आहे। संस्थेचा हा मुख्य उद्देश लक्षात घेऊनच संस्थेचे सन्माननीय अध्यक्ष पंकजदादा देशमुख यांनी वास्तू आपल्याला या ठिकाणी उपलब्ध करून दिलेली आहे। या वास्तूमध्ये सर्व सोयी सुविधा त्यांनी उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत।
रविवार रात शहर के सिंधी कैंप परिसर स्थित अनिल कोल्ड ड्रिंक के सामने एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में गंभीर रूप से घायल युवक पर सर्वोपचार अस्पताल में उपचार चल रहा है। रविवार रात सादिक खान नामक युवक अनिल कोल्ड ड्रिंक परिसर से जा रहा था, तब कुछ लोगों ने उस पर अचानक हमला कर दिया। हमलावरों ने घातक शस्त्रों की सहायता से सादिक खान पर हमला कर दिया। इस हमले में सादिक खान गंभीर रूप से घायल हो गया। घटनास्थल पर मौजूद नागरिकों ने उसे तुरंत उपचार हेतु सर्वोपचार अस्पताल दाखिल किया। विशेष बात यह कि यह जानलेवा हमला जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से केवल 500 मीटर की दूरी पर हुआ। यह देख शहर में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही है। शहर के मध्यवर्ती भाग में तथा जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास ही यह घटना होने के कारण परिसर के नागरिकों में भय व्याप्त हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर पंचनामा किया। यह हमला क्यों किया गया, इसका कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हमलावर में चंदन माखीजा नामक युवक का नाम सामने आ रहा है। पुलिस परिसर के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। हमलावर को पकड़ने के लिए विशेष पथक कार्यरत किए गए हैं। अकोला महापालिका के सामने ही जैन मंदिर के पास सब्जी मंडी में सफाई और नाली सफाई की बड़ी समस्या पिछले कई दिनों से कायम है। सब्जी मंडी परिसर की नाली की सफाई नियमित नहीं हो रही है और इसका असर यहां सब्जी खरीदने आने वाले नागरिक तथा यहां व्यवसाय करने वाले लोगों पर पड़ रहा है। बारिश को देखते हुए शहर की सब्जी मंडी में सफाई को प्राथमिकता देने की जरूरत है। अकोला महापालिका के सामने ही जैन मंदिर के पास पुरानी सब्जी मंडी में गंदगी का आलम दिखाई दे रहा है। बारिश शुरू होने के बाद भी इस इलाके में नाली की सफाई सिर्फ नाम की हुई है। नाली चौकअप होने के कारण पूरे इलाके में कीचड़ और गंदगी फैली हुई है। नगर निगम की पूरी तरह से अनदेखी के कारण नागरिकों और व्यापारियों में कड़ा तीव्र रोष निर्माण हो रहा है। जैन मंदिर सब्जी मंडी इलाके में कई दिनों से नाली की नियमित सफाई नहीं हो रही है। नालियों की सफाई न होने और कचरा समय पर न उठाए जाने की वजह से शहर के लोग जो बाजार में सामान खरीदने आते हैं, उन्हें सचमुच कीचड़ और गंदे पानी को पार कर सब्जियां खरीदनी पड़ रही है। इससे सेहत से जुड़ी एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है और महामारी फैलने का डर है। बारिश के दिनों को देखते हुए नगर निगम को शहर की सभी सब्जी मंडियों में सफाई और नालों की सफाई को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए, ऐसी मांग परिसर के व्यवसायी कर रहे हैं। ये पूरा कचरा आज तो किसी ने उठाया ही नहीं। पूरा कचरा था उसमें और ये साफ सफाई होती नहीं। ये नाली वगैरह, ये नाली का देखो, ये कचरा, नाली का कचरा, बहुत गंदगी रहती है। कोई उठाते नहीं। हम पैसे दे के उठाने लगाते, हम खुद हमारे पैसे दे के उठाने लगाते। कोई मजदूर। बारिश में क्या हालत होती है? बारिश में तो पाणी इतका हो जाता है यहाँ। दुसरं काहीच नाही. व ते जेवणा खाण्याचं लय त्रास होते आम्हाला. निराप मच्छर डसतात. 9-9:30 वाजे लोक बसतो. याचं नाही, फक्त यातून नाली सफा झाली बस झाली. जैन मंदिरा लोक साफ करायला लागते. यातून येत्रो करतात तर लगे मुकेच बसतात. ते कचरा तिकडे तसंच राहते. जैन मंदिरा लोक साफ पाहिजे तत्रो. पाणी आल्यावर कसं होते? पाणी आल्यावर तर फुल भरते बाबा. आम्ही दुकान बंद करतो. 4 वाजता येऊ का 3 वाजता येऊ, दुकान बंद करून चालला जातो घरी. माल ठेवून देतो तसेच. म्हणजे येतच नाही, लड्याभर भरते. गच पाणी भरते. हा पूर्ण उतार झाला ना बाबू असा. इकडून उतार, इकडून आम्हाला झाला डाबर. म्हणजे पोट भरणं मुश्किल आहे ते. एवढं हे झालं पाणी आलं की. हे पावसाळ्यात आम्हाला गिराईक पण होत नाही, काहीच नाही. पूर्ण तुडुंब भरून राहते. याचे मच्छराचं पण हे होते. गिराईकीत प्रॉब्लेम पडून जाते. पूर्ण पाणी म्हणलं साचलेलं राहते. घाण पूर्ण प्रदूषण वाहून येते इकडे. तिकडली पूर्ण पाण्याची घाण वाहून येते. म्हणजे की पब्लिक इकडे येतच नाही. गिराईक एकही होत नाही. पावसाळ्याच्या वेळेस म्हणजे आम्हाला खूप त्रास होते याचा. राजापेट पुलिस ने शिकायत करने वाले को 25 लाख रुपए के गायब सोने के गहने लौटाए। गौरतलब है कि यह घटना तब हुई जब अमरावती में वर्धे परिवार घर में एक महिला की बीमारी और मौत से परेशान था। अमरावती के साईनगर निवासी गजानन अंबरवर्धे ने 1 जुलाई को पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी पत्नी संगीता वर्धे को पेट से जुड़ी दिक्कतें थी और उनका हैदराबाद के AIG हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। पत्नी की हालत बिगड़ने पर वह 29 जून को एक 4 व्हीलर से हैदराबाद के लिए निकल गए। शिकायत करने वाले ने अपनी पत्नी के 25 लाख रुपए के गहने एक लाल बैग में रख लिए थे क्योंकि उनके इलाज का खर्च ज्यादा था। 30 तारीख को उनकी पत्नी की हालत बिगड़ गई और उससे ले जाने के लिए कहा गया।
तब अपनी पत्नी को वह एम्बुलेंस से अमरावती वापस ला रहे थे, लेकिन रास्ते में उनके पत्नी की पल्स कम हो गई और वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अमरावती आने पर उन्होंने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार के बाद उन्होंने कार में रखा लाल बैग चेक किया तो वह गायब मिला। तब उन्होंने राजापेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस इंस्पेक्टर संदीप चौहान ने शिकायतकर्ता को अपनी टीम के साथ हैदराबाद रवाना किया। पुलिस टीम ने हैदराबाद के AIG हॉस्पिटल, आदिलाबाद के सरकारी हॉस्पिटल और आदिलाबाद के सामने जनता रेस्टोरेंट में 30 से 40 CCTV कैमरे चेक किए। आखिरकार हैदराबाद से आदिलाबाद रोड पर जनता रेस्टोरेंट में शिकायतकर्ता का वह लाल बैग मिला, जिसमें उनकी पत्नी के 25 लाख रुपए के गहने और इलाज के कागजात थे। पुलिस ने शिकायतकर्ता का 25 लाख रुपए का सोना और बैग में रखे जरूरी डॉक्यूमेंट्स उसे वापस कर दिए। ऐसी जानकारी थानेदार संदीप चौहान ने दी। त्यांच्या पत्नीची तब्येत अतिशय खराब असल्यामुळे त्यांनी 29 तारखेला त्यांच्या मिसेसला AIG हॉस्पिटल हैदराबाद या ठिकाणी उपचारासाठी दाखल केलं होतं, परंतु प्रकृती अत्यवस्थ झाल्याने ते तिथून त्यांना एअर ॲम्ब्युलन्सने घेऊन उपचारासाठी नागपूरला घेण्यासाठी निघाले, पण आदिलाबादला परत त्यांची तब्येत खालावल्याने तिथं गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या ठिकाणी त्यांना दाखल करण्यात आलं होतं। त्यानंतर तिथं दुर्दैवाने त्यांचा मृत्यू झाला आणि ते एअर ॲम्ब्युलन्स आणि स्वतःच्या कारवर एक ड्रायव्हर हायर करून ते अमरावती येथे पोहोचले। अमरावती येथे पोहोचल्यानंतर अंत्यविधी वगैरे आटोपल्यानंतर जेव्हा त्यांनी गाडीतल्या बॅगा चेक केल्या तर त्यांना त्या बॅगेमध्ये जे पत्नीचं सोनं होतं 140 ग्राम सुमारे 22 ते 25 लाख रुपयाचं सोनं आहे ते मिसप्लेस असल्याचं आणि महत्त्वाची कागदपत्र त्या बॅगमध्ये त्यांनी कॅरी केली होती, ते सगळं गाडीत नसल्याचं ते त्यांना आढळलं। पुन्हा त्या दागिन्यासोबत त्यांच्या भावना खूप जोडलेल्या होत्या, कारण की पत्नी वारली आणि लग्नातलं ते सगळे दागिने त्या बॅगेमध्ये असल्याचं त्यांचा ठाऊक होता। तर लगेच आम्ही आमची एक टीम तयार केली आणि टीम तयार करून लागलीच आम्ही हैदराबाद आदिलाबाद या मार्गाला रवाना केलं। सतत 30 तास प्रवास करून टीमनी वेगवेगळ्या ठिकाणचे 50 ते 60 ठिकाणचे CCTV फुटेज तपासले। सगळं तपासून शेवटी आम्ही एका ठिकाणावरून ते दागिने हस्तगत करण्यात यशस्वी झालो आहेत। जशाला तसे संपूर्ण दागिने या ठिकाणी मिळाले। दागिने तर मिळाले, परंतु गजानन वर्धे यांच्या ज्या भावना परत मिळाल्या त्याबद्दल आम्हाला खरंच आज अमरावती शहर पोलिसाला अभिमान आहे। 2000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्लान के बावजूद आज संत नगरी शेगांव में नगर अध्यक्ष, नगर सेवक तथा नगर पालिका अधिकारियों का नियोजन शून्य कारोबार दिखाई दे रहा है। शहर के मुख्य रास्ते पर गलत तरीके से स्पीड ब्रेकर का निर्माण कर रास्ते खराब करने का काम हुआ है। संत नगरी शेगांव को 2000 करोड़ का डेवलपमेंट प्लान मंजूर हुआ है, लेकिन नगर पालिका में सत्ताधारी जनप्रतिनिधि और नगर पालिका के अधिकारियों के गलत नियोजन का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सुरक्षा के नाम पर आधे किलोमीटर से भी कम दूरी पर सड़क पर 22 स्पीड ब्रेकर लगाए गए हैं, जिससे लोगों की मेहनत की कमाई बर्बाद हो रही है। स्पीड ब्रेकर के बजाय भारी गाड़ियों के लिए सड़क बंद की जा सकती थी या इन सड़कों को वन वे भी किया जा सकता था, लेकिन ऐसा करने के बजाय संत नगरी में अच्छी सड़कों पर कीले ठोककर स्पीड ब्रेकर बनाकर सड़कों को नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। पहले ही इन सड़कों पर इतनी बड़ी संख्या में गड्ढे निर्माण हो गए हैं, जिससे वाहन चालकों को धीमी गति से अपने वाहन चलाना पड़ रहा है। पूरे रास्तों पर गड्ढों का साम्राज्य होने के बाद भी शहर के मुख्य रास्तों पर स्पीड ब्रेकर का निर्माण किया गया है। संत नगरी में अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा कारोबार चल रहा है। स्पीड ब्रेकर के कारण रात के समय कई नागरिकों के वाहन उछलकर दुर्घटनाएं हो रही है। बेवजह स्पीड ब्रेकर का निर्माण कर संत नगरी के रास्तों को खराब किया गया है, जिसका नतीजा नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। संत नगरी से हमारे प्रतिनिधि महेंद्र मिश्रा की विशेष रिपोर्ट। अजब नगरीचा गजब कारभार आम्ही एवढ्या करतो असं म्हणून राहिलो की आपण पाहू शकता की हा एक मार्ग आहे आणि या मार्गावर जवळजवळ 3 शाळा आहेत आणि 3 शाळा या अर्ध्या किलोमीटरच्या कमी अंतरावर आहेत। हे जे स्पीड ब्रेकर पाहून राहिले आपण इथं असे स्पीड ब्रेकर जे आहेत या अर्ध्या किलोमीटरच्या अंतरामध्ये जवळजवळ 22 स्पीड ब्रेकर लागलेले आहेत। महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की रस्त्यांमध्ये जेव्हा खड्डे आहेत तर या स्पीड ब्रेकरांची आवश्यकता कशाला? विनाकारण अंधेर नगरी चौपट राजा सोनू तुझा माझ्यावर विश्वास नाही का असं जरूर म्हणावं लागेल या नगर परिषदला आणि हे निर्वाचित सदस्यांना।
कोणीही आपली जबाबदारी स्वीकारायला तयार नाही. भविष्यामध्ये जर का शासनानं याकडे आधीच लक्ष दिलं असतं तर या गोष्टी घडल्या नसत्या, इतके ब्रेकर लावण्याची आवश्यकता पडली नसती. पण शासन दूर राहिलं, अधिकारी दूर राहिले. नवनिर्वाचित सदस्यांना जनतेने खूप मोठ्या विश्वासानं निवडून दिलं, पण ते सुद्धा त्यांची कार्य विसरलेले आहेत. याचा हिशोब जनता जरूर देईल जेव्हा मतदानाची वेळ येईल. कॅमेरा पर्सन समीर देशमुख सोबत महेंद्र मिश्रा, बुलढाणा. अयोध्या में भगवान श्री राम के पवित्र मंदिरों में कथित दान चोरी मामले को लेकर अब पूरे महाराष्ट्र में राजनीतिक और सामाजिक माहौल काफी गर्मा गया है। हिंदुओं की पहचान पर इस हमले के कारण उद्धव सेना बेहद आक्रामक हो गई है। सीधे हिंदुत्व की दहाड़ देते हुए पार्टी ने पूरे राज्य में राम रक्षा आंदोलन का आह्वान किया है। इस आंदोलन के चलते ठाकरे गुट शिवसेना द्वारा आज वाशिम शहर में भगवान श्री राम की भव्य महाआरती की गई। ठाकरे शिवसेना ने वाशिम जिला प्रशासन और सरकार को सीधी चेतावनी देते हुए मांग की है कि राम मंदिर की पवित्र संपत्ति को लूटने वाले पापियों और चोरों का पर्दाफाश किया जाना चाहिए। राम भक्तों की आस्था से खेलने वाले और भगवान राम के चरणों में चढ़ाए गए दान को लूटने वाले आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और राम भक्तों को न्याय मिलना चाहिए। ऐसी जोरदार और आक्रामक मांग शिवसेना ने इस मौके पर की। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के सीधे आदेश पर आज वाशिम के श्री राम मंदिर में शिव सैनिकों और राम भक्तों की भारी भीड़ जमा हुई। इस मौके पर न सिर्फ महाआरती की गई बल्कि राम रक्षा के सामूहिक पाठ भी किया गया। श्री राम के जयघोष से पूरा परिसर गूंज उठा था। मौजूद पदाधिकारियों ने अपना कड़ा गुस्सा जाहिर करते हुए आरोप लगाया कि सरकार हिंदू संस्कृति और मंदिरों की सुरक्षा में नाकाम साबित हो रही है। इस आक्रामक आंदोलन और महाआरती का नेतृत्व ठाकरे शिवसेना जिला प्रमुख बालाजी वानखेड़े और जिला संयोजक डॉक्टर सिद्धार्थ देवले ने किया। इस आंदोलन को धार देने के लिए महिला आघाड़ी, युवा सेना और पार्टी के सैकड़ों आक्रामक पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। वाशिम में इस आंदोलन ने जिले के राजनीतिक माहौल में हलचल मचा दी है और अब सबका ध्यान इस बात पर है कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। जब से तुकाराम मुंडे ने फूड एंड ड्रग विभाग के कमिश्नर का पद संभाला है, तब से विभाग पूरे राज्य में लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी डर का नतीजा वाशिम के मालेगांव में सड़क के नाले में मावा, ब्रेड और दूसरी खाने की चीजें फेंकने के रूप में देखने को मिला। यह खाने की चीजें कहां से आई और किसने फेंकी, इसकी जांच करके कार्रवाई की मांग हो रही है। जब से तुकाराम मुंडे फूड एंड ड्रग विभाग के कमिश्नर बन गए हैं, तब से फूड एंड ड्रग विभाग पूरे राज्य में मिलावट करने वालों पर कार्रवाई कर रहा है। वाशिम जिले के मालेगांव शहर में भी मिलावट करने वाले अब इन कार्रवाइयों से डर गए हैं। पता चला है कि अकोला वाशिम रोड पर मालेगांव बाईपास इलाके में बड़ी मात्रा में मावा, ब्रेड के पैकेट और दूसरी खाने की चीजें सड़क के नाले में फेंकी गई है। इस घटना से शहर में हलचल मच गई है। दिलचस्प बात यह है कि शहर में बड़े होटल होने के बावजूद पिछले 28 से 29 सालों में ऐसी स्थिति कभी नहीं बनी थी। लेकिन नागरिकों में चर्चा है कि जब से तुकाराम मुंडे आए हैं, मिलावटखोर उनसे डरने लगे हैं। इसलिए सवाल यह है कि क्या यह डर फूड एंड ड्रग विभाग की कार्रवाई की वजह से है और इस मामले की पूरी जांच और संबंधित दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। अमरावती जिले के देवरा परिसर के किसानों द्वारा बुआई की गई सोयाबीन फसल का अंकुरण न होने से किसानों का बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है, जिसके चलते किसानों ने जिला कृषि अधिकारी को निवेदन देकर संबंधित कृषि कंपनियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। भारत कृषि प्रधान देश है। किसान भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू है, किंतु इन दिनों अमरावती जिले के किसानों की समस्याओं का अंबार बढ़ता ही जा रहा है। जिले के देवरा परिसर के कई किसानों ने अपने खेतों में विविध कंपनियों के सोयाबीन बीजों की बुआई की थी, लेकिन बहुत से किसानों के खेत में सोयाबीन के बीज उगे ही नहीं है, जिसके चलते किसानों पर दोबारा बुआई का संकट आ गया है। अभी लगातार बारिश हो रही है, इसीलिए बहुत से किसानों की बुआई अभी भी बाकी है। बीजों का अंकुरण न होने के कारण किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है।
कई किसानों ने इधर उधर से पैसे लाकर सोयाबीन की बुआई कर ली थी, लेकिन सोयाबीन के बीज नहीं उगने के कारण अब फिर से बुआई के समय और पैसा दोनों ही लगेगा। लगातार बारिश की वजह से खेतों की जुताई भी नहीं हो पा रही है। सरकार ने किसानों के बीजों और खादों पर कोई नियंत्रण नहीं रखा है, इसीलिए किसानों को कोई सहारा नहीं मिल रहा है। जिन कंपनियों ने किसानों के साथ धोखाधड़ी की है, उन कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर किसानों को आर्थिक मुआवजा दिया जाए, ऐसी मांग जिला कृषि अधिकारी को निवेदन देकर किसानों ने की है। तरी जिल्हा कृषी अधीक्षक यांच्याकडे आले होते, नेमकं काय मागणी तुमची, काय सांगा? नमस्कार, मी अभिषेक बनसोड, राहणार देवरा येथील शेतकरी. आम्ही सर्व इथे मंडळी आलेलो आहे. युवा शेतकरी आमचा ग्रुप जो आहे तो सगळेजण आम्ही 29 तारखेला सोमवारी पेरणी केलेली होती. हुतुतू बियाणे, बुस्टर कंपनीचे हुतुतू बियाणे, कोको बियाणे, तसेच रवी ईगल, आणखी इनोवेज या 4-5 कंपनीचे आणखी इतर कंपन्यांचे बियाणे आम्ही सोमवारला पेरणी केलेली होती. पेरणीनंतर पाऊस पण व्यवस्थित होता आणि सांगितल्यानुसार आम्ही सर्व बीज प्रक्रिया वगैरे करून सगळे बियाणे पेरणी केलेली होती. त्यानंतर सुद्धा बियाण्यांची उगवण क्षमता जी आहे ही अत्यंत कमी आहे. कमी म्हणजे नसल्यासारखीच आहे. त्याच्यामुळे आमची जी आहे आर्थिक नुकसान तर भरपूर प्रमाणात झालेलंच आहे. त्याचबद्दल आम्ही दुबार पेरणीसुद्धा नाही करू शकत. एवढं बोगस बियाणं दिल्यामुळे आमचं सर्व शेतकऱ्यांचं खूप मोठं नुकसान झालेलं आहे. त्याबद्दल आमची जिल्हा अधीक्षकांना एवढीच विनंती आहे की त्यांनी बियाण्यांची व्यवस्थित तपासणी करून म्हणजे जे खराब बियाणे आहे, ज्या खराब कंपन्या बियाणे पुरवत आहे शेतकऱ्यांना, जो जगाचा पोशिंदा आहे त्यालाच जर असं करण्यात येत असेल तर त्या कंपन्यांना बंद करण्यात यावं अशी आमची विनंती आहे. अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। गुटखा तस्कर गुलशन का जुर्म छिपाने की बड़ी कोशिश, गुटखे का बड़ा माल पकड़े जाने पर भी क्यों नहीं हो रही मकोका की कार्रवाई। दलित को भूमिहीन परिवारों की जमीन पर केंद्रीय विद्यालय का होगा निर्माण, घरकुल की जमीन केंद्रीय विद्यालय को देने का नागरिकों का विरोध। पानी रोकने के लिए लगाए गए स्पीड ब्रेकर से एक युवक की मौत, शहर के ज्योति नगर में बंद रेलवे मोरी का मुद्दा फिर आया एक बार सामने। वाशिम से सीधा मुंबई जाना अब हुआ आसान, नांदेड़ मुंबई रेलवे को सांसद ने दिखाई हरी झंडी। सनशाइन किड्स का शानदार उद्घाटन, छात्रों का तिलक लगाकर व चॉकलेट देकर किया गया स्वागत। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।